हेलो माय रॉकस्टार्स, क्या हाल चाल। चलिए मचाते हैं धमाल, करते हैं एमसीसी लाइव के साथ एफएम के दुनिया को ब्राउज, बिकॉज इट्स संदीप भैया इन द हाउस। चलो, मैं आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एड्यूटर, ठीक है। आई विल बी टेकिंग योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्लासेस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आज का क्लास का नाम देखो मैंने क्या दिया है। आज का क्लास का नाम मैंने दिया है द फर्स्ट टॉक, पहली पहली बातें। चलो आओ राजा, फर्स्ट टॉक। अच्छा, ये फर्स्ट टॉक क्या है सर? पहली कुछ बातें ना क्लियर हो जानी चाहिए हमारे बीच में, मेरे और तुम्हारे बीच में पहले कुछ बातें क्या हो जानी चाहिए सर? क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट टॉक क्या है? मैं आज के क्लास में एफएम के बारे में एक एक चीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो एफएम एसएम, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला ये जो टॉपिक है ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, तो सर द फर्स्ट टॉक में हम क्या देखने वाले हैं सर? वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, ठीक है। हम लोग स्टडी करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस के साथ, ठीक है। तो देख भाई, सिंपल सा बात है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप देख सकते हैं यहां पे क्या लिखा है बच्चा, बोल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम जो कुछ भी सीखेंगे, हम लोग को सोचना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ या तो कॉर्पोरेट या तो कंपनी। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? या तो कॉर्पोरेट या तो कंपनी। तो जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, यू विल कंसिडर योरसेल्फ एज अ कॉर्पोरेट, यू विल कंसिडर योरसेल्फ एज अ कंपनी। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ भैया, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, क्यों है, ये सब बात छोड़ दे बाबा। पहले ना थोड़ा सा नॉर्मल चीजों को नॉर्मल तरीके से समझने का कोशिश करते हैं, नॉर्मल चीजों को नॉर्मल तरीके से। देख, सिंपल सा बात है, अगर मान ले मैं एक कंपनी का नाम लेता हूं, तुम सबने सुना होगा महिंद्रा। क्या नाम है बच्चा, बोल? महिंद्रा। आपको पता है ना महिंद्रा? महिंद्रा आजकल ईवी कार्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं सर? ईवी कार्स, बैटरी ऑपरेटेड कार्स। तो अब देखो, एक बिजनेस है, बिजनेस में कंपनी में मैं ले लेता हूं, कंपनी का नाम कौन है बेटा, बोल? कंपनी का नाम महिंद्रा है। महिंद्रा प्लान करा कि चलिए वी विल लॉन्च एन ईवी कार्स। महिंद्रा क्या प्लान किया? महिंद्रा ने प्लान किया चलिए वी विल लॉन्च ईवी कार्स। तो बिजनेस में जो आइडिया है वो कौन लाता है? अरे बोलो ना बाबा, बिजनेस में जो आइडिया है वो कौन लाता है? प्रमोटर्स। कौन लाता है? बिजनेस में जो आइडिया है वो कौन लाता है? प्रमोटर्स। प्रमोटर ब्रिंग आइडियाज ऑन द टेबल। अब देख एक बात बता, बिजनेस में प्रमोटर ने आइडिया लाया, मैं महिंद्रा का एग्जांपल ले रहा हूं भैया, महिंद्रा का एग्जांपल ले रहा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं महिंद्रा कंपनी का। ओके भैया, महिंद्रा क्या लॉन्च करना चाहता है भैया? महिंद्रा वांट्स टू लॉन्च एन ईवी कार्स। उनके प्रमोटर ने बिजनेस आइडिया लाया, चलिए वी विल लॉन्च ईवी कार्स। तो भैया एक बात बताओ, अब ईवी कार्स के लिए हमें इन्वेस्टमेंट का जरूरत है 1000 करोड़। लेट्स से ईवी कार्स के पूरे सेटअप के लिए हमें चाहिए 1000 करोड़। अगर आपने यह चीज नहीं समझा, आप एफएम को पूरे तरीके से नहीं समझ पाओगे बॉस। एफएम को समझने का तरीका एकदम बेसिक तरीका है, जहां पे बनिया बनना पड़ेगा अपने आप को। वी विल थिंक लाइक अ बनिया। मैनेजमेंट है भाई, हमारा सब्जेक्ट है ये। तो भाई बात को समझ। अभी भैया ने दो बात बोला है, महिंद्रा ईवी कार्स लॉन्च करना चाहता है एंड महिंद्रा वांट्स टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ इन दिस बिजनेस। तो भैया चलो ठीक है भैया, ठीक है, ओके भैया, 1000 करोड़ तो डिसाइड हो गया। बिजनेस को कितना करोड़ का जरूरत है, जल्दी बोल? 1000 करोड़ का। अब दो बड़ी बड़ी बातें जिसपे ये पूरा एफएम डिपेंड करता है, दो बड़ी बड़ी बातों पे पूरा एफएम डिपेंड करता है भैया। कौन से दो बड़ी बड़ी बातें? पहला, ये 1000 करोड़ कहां से आएगा? ओ माय गॉड, कहां से आएगा ये 1000 करोड़? आएगा कहां से? 1-2 करोड़ का बात तो नहीं है भाई, या 100-200 करोड़ का बात तो नहीं है, हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो पैसा कहां से आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफएम सीखना चाहते हो तो सबसे पहले ये तो जानो पैसा लाने का तरीका, और अगर पैसा आ गया उस पैसा को अप्लाई कहां करना है। चलिए एक बार फिर से करते हैं, कम ऑन, चलिए रीटेक टेक 2, कम ऑन, चलिए
पहला सोर्सेस ऑफ फंड्स, बिजनेस पैसा लाएगा कहां से। दूसरा बिजनेस पैसा लगाएगा कहां पे। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए, बिजनेस पैसा लाएगा कहां से, एंड दूसरा बिजनेस पैसा लगाएगा कहां पे। तो सबसे पहला आप जो सीए बनने वाले हो, फिर आप बहुत लोग बच्चे जाएंगे सीएफए करेंगे, फाइनेंस में अपना करियर ग्रोथ करेंगे, तो सबसे पहला दो ही मेन मुद्दा है सर, ये पूरा फाइनेंस दो ही मुद्दे पे डिपेंड है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। पहला बात, आप पैसा लाओगे कहां से। जैसे मान लो आपको 1000 करोड़ का जरूरत है, पहले आपका भैया आपके साथ ये डिसाइड कर रहा है, अगर मान लो आपको 1000 करोड़ का जरूरत है, तो सबसे पहले ये 1000 करोड़ मान लो आ गया, ओके भैया मान लिए, भैया हम लोग मान लिए बाबू, हाँ भैया मान लिए, 1000 करोड़ आ गया। अब ये 1000 करोड़ अप्लाई कहां करोगे, धंधा में लगाओगे कहां। अच्छा, तो भैया बात ये हुआ कि ये जो 1000 करोड़ है उसको दो जगह बिजनेस लगा सकता है। पहले बिजनेस इसमें से पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगाएगा, अरे धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो हमें फिक्स्ड एसेट तो खरीदना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट तो अक्वायर करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड एसेट्स में हमने मान लो 700 करोड़ लगा दिए, और बाकी 300 करोड़ भैया ने कहां पे इन्वेस्ट किया, वर्किंग कैपिटल। आपको पता है वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, आपने 12th में पढ़ा है रेशियो एनालिसिस में, लेकिन आपको रटवा दिया गया है वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नहीं बेटा, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस को डे टू डे चलाने का खर्चा। वर्किंग कैपिटल का मतलब बताओ बेटा, बिजनेस को डे टू डे चलाने का खर्चा, उसको बोलते हैं बेटा वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहला चलिए चलिए रिवाइज करिए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, रिवाइज करो रिवाइज करो। एफएम में दो मुद्दे हैं, सिर्फ दो मुद्दे, पैसा आएगा कहां पे, पैसा जाएगा कहां पे। एक बार फिर से, पैसा आएगा कहां पे, पैसा जाएगा कहां पे। पैसा कहां से आएगा, सोर्सेस ऑफ फंड्स। पैसा कहां को जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एक बार, सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड्स पे भैया आता है, लेकिन मान लो अगर आज महिंद्रा को 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का जरूरी है और मिल गया 1000 करोड़, तो अब मुझे ये 1000 करोड़ लगाना कहां पे है। तो जनरली दो चीजों पे बिजनेस पहले पैसा लगाता है, दो चीजों पे। पहला, 1000 करोड़ में से मान लो 700 करोड़ फिक्स्ड एसेट्स पे लग गए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे लग गए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेंगे, जिसको आप सीए फाउंडेशन में पढ़ के आए हो। इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलेगा। एंड मान लो बाकी 300 करोड़ मैंने कहां लगा दिया, वर्किंग कैपिटल में लगा दिया। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे बिजनेस को चलाने का खर्चा। पूरा एफएम कॉन्सेप्ट्स के साथ समझा के थ्योरी क्लास में समझा देंगे, ठीक है। इधर आओ, तो पहला स्टॉक में पैसा लगा सकते हो, कैश में पैसा लगा सकते हो, डेटर में पैसा लगा सकते हो। भैया ये तीनों हमारा करंट एसेट्स है। क्या है बेटा, करंट एसेट्स। और भैया क्रेडिटर्स हो सकता है, ये क्या है, करंट लायबिलिटी। तो इसीलिए करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या आता है, जल्दी बता, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। और बाद में होल्ड करके रखना, मैं आपको आपके सिलेबस का चैप्टर्स भी दिखाऊंगा कि सीए इंस्टीट्यूट ने कैसे कैसे चैप्टर्स सजा के रखे हैं एफएम के लिए। संदीप भैया आपको वो भी दिखाएगा सर, पहले ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, ठीक है। तो मान लो 700 करोड़ फिक्स्ड एसेट्स में लगा दिए गए, 300 करोड़ वर्किंग कैपिटल पे लगा दिए गए। ये करंट एसेट्स हो गए, ये करंट लायबिलिटीज हो गए, ठीक है। अच्छा, तो भैया बिजनेस में पैसा इन्वेस्टेड हो गया, बिजनेस में पैसा इन्वेस्टेड हो गया। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, अब बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस महिंद्रा क्या करेगा, ईवी कार्स बनाएगा एंड दे विल स्टार्ट टू सेल, दे विल स्टार्ट टू सेल्स। तो भैया ये सेल किया, राइट, सेल करने से पैसा आया, क्या वो पूरा पैसा मेरा है, अरे नारे बाबा, क्या वो पूरा पैसा मेरा है, नहीं। इस पैसा में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट, हां वही आपने सही बोला, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। आप इसको अलग अलग भी दिखाएंगे हम लोग, लेकिन अभी के लिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो भैया ऑपरेटिंग कॉस्ट आपने इसमें से लेस किया, वेरिएबल कॉस्ट प्लस बोलो फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट आपने यहां से क्या किया, जल्दी बोलो, लेस किया। और फिर
क्या आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर से एक बार जल्दी, देखना नहीं है मेरे को, देखो सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका एक और नाम भी है, इसको आप बोल सकते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। बोलो 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 बोलो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मतलब ये वो अर्निंग है भैया जो जिसके पार्ट में ना तो मैंने इंटरेस्ट दिया है ना तो मैंने टैक्स दिया है, मतलब ये इंटरेस्ट एंड टैक्स देने के पहले का अर्निंग है। ओके भैया, तो भैया एक काम करेंगे, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, फिर क्या माइनस कर देंगे? टैक्स माइनस कर देंगे। समझ में आया? तो पहले ये सब चलेगा, ठीक है। तो भैया पहले मेरे को एक बात बताओ, यहां तक पहले एकदम पहले बताओ समझ में आया या नहीं आया? खुद से रिवाइज करो, दिमाग में रिवाइज करो, सब कॉन्शियस माइंड में लेके जाओ, सब कॉन्शियस माइंड में लेके जाओ चीजों को, और सब कुछ याद रहेगा आपको। आपके संदीप भैया का गारंटी है, ये सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। तो चलो आपको मैं एक बात बताऊं, यहां तक का काम आप कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हो, बस कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा यहां तक खत्म हो जाता है। उसके बाद ईपीएस तक जाने का काम, अभी सुन लो नाम, करेंगे पूरा पोस्टमार्टम करेंगे सर, पूरा पोस्टमार्टम। ईपीएस तक जाने का काम एफएम का काम है भैया। वो क्या है दिखाओ, दिखाएंगे, लेकिन अभी मेरा बात सुनो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब यहां तक का काम कौन से सब्जेक्ट का है? कॉस्ट अकाउंटिंग। आपके कॉस्ट वाले टीचर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी पढ़ाएंगे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक ही पढ़ाएंगे, उसके आगे हम और आप ये जर्नी को स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? तो भैया बताओ, महिंद्रा ने ईवी कार को सेल किया, उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेस किया, विच इज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। फिर जो बचा वो क्या बचा? ईबीआईटी। बोलो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से हमने क्या माइनस किया? उसमें से हमने इंटरेस्ट माइनस किया, उसमें से हमने टैक्स माइनस किया, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक का काम आपका कहां पर है बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग का काम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक है, ठीक है। ओके भैया, वेरी गुड वेरी गुड, आप सब समझ रहे हैं सर? ठीक है, चलो। अच्छा तो भैया ये तो आपने मुझे बता दिया कि 1000 करोड़ आ गया। बेटा यहां से बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये तो आपने मुझे बता दिया कि भैया 1000 करोड़ आ गए, और 1000 करोड़ को हमने फिक्स एसेट्स में और वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया। 700 करोड़ फिक्स एसेट्स में, 300 करोड़ वर्किंग कैपिटल में लगा दिया। लेकिन ये 1000 करोड़ आया कहां से? द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एफएम, ये 1000 करोड़ आया कहां से वो जानना है। महिंद्रा में 1000 करोड़ का जरूरत था। महिंद्रा वांट्स टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ इन द ईवी कार्स बिजनेस, लेकिन ये 1000 करोड़ महिंद्रा को देने वाले कौन है? 3 लोग हैं, सिर्फ 3 लोग। पहला, ये 1000 करोड़ का सोर्स क्या है? मतलब ये जो फंड आया है उसके सोर्स कौन कौन से हैं? कहां से ये 1000 करोड़ आया है? तो पहला पैसा हम उठा सकते हैं डिबेंचर से, डेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? डेट। आप डेट में डिबेंचर भी बोल लो या बैंक टर्म लोन भी बोल लो। मतलब मान लो ये जो 1000 करोड़ है ये इन तीनों से आया है, इन तीनों से ये 1000 करोड़ आया हुआ है, ठीक है। इक्विटी से आया, प्रेफरेंस से आया, डेट से आया, ये तीनों मिलाकर हमारा सोर्स ऑफ फंड, हमारा फंड कितना आया? 1000। तो ये 1000 का सोर्सेस, 1000 करोड़ का जो सोर्सेस है वो इक्विटी है, प्रेफरेंस है और डेट है। मेरे साथ साथ इक्विटी है, प्रेफरेंस है और डेट है। तो पहले हम डेट को लेते हैं। हाँ भैया चलो पहले डेट को लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो डिबेंचर, पहले डिबेंचर को लो या बैंक टर्म को लोन को लो। आप इनसे जब लोन लेते हो ना तो आप बोलते हो आपने डेट लिया है। डेट मतलब उधार, सिंपल बढ़िया भाषा में बोलो तो डेट मतलब उधार, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने डेट लिया, ओके भैया लिया। अब मान लो डेट जो आपको देता है, उधार जो आपको देता है, वो आपसे क्या लेता है? वो आपसे इंटरेस्ट लेता है। वो आपसे क्या पेमेंट लेता है सर? वो आपसे इंटरेस्ट का पेमेंट लेता है। अच्छा भैया, हाँ वेरी गुड। तो जब आपसे वो इंटरेस्ट का पेमेंट लेगा तो क्या वो आपके अच्छे में बुक्स में आएंगे या गलत बुक्स में आएंगे? मतलब मानो एक ऐसा दोस्त है जो आपके बिजनेस में पैसा तो इन्वेस्ट किया, लेकिन वो बोला है भाई तेरा प्रॉफिट होगा लॉस मेरे को मतलब नहीं है,
मेरे को मतलब नहीं है रे बाबा, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मेरा पेमेंट चाहिए। तो क्या ऐसा आदमी तुम्हारा दोस्त है? नहीं, सोच के बताओ। वही टाइप के दोस्त को हम एफएम के भाषा में बोलते हैं डिबेंचर्स। ये कंपनी का प्रॉफिट हो मतलब नहीं, लॉस हो मतलब नहीं, इनको इनका पेमेंट चाहिए, इनको इनका इंटरेस्ट चाहिए। समझ में आया? तो भैया इसीलिए अगर तुम तो भाई मेरा प्रॉफिट हो तो भी तुमको इंटरेस्ट चाहिए, मेरा लॉस हो भाई तो भी तुमको इंटरेस्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए क्या हम ऐसे लोगों को अपने बिजनेस का कंट्रोल देंगे? क्या ऐसे लोगों को हम बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करने देंगे? सोच के बताना, सोच के बताना। ये एमसीक्यू में आया हुआ है, केस स्टडीज। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या ऐसे लोगों को हम वोटिंग राइट्स देंगे? बोलो रे बाबा, क्या ऐसे लोगों को तुम वोटिंग राइट्स देगा? जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, उनको उनका फैक्टर पेमेंट चाहिए। नहीं भैया, तो इसीलिए डिबेंचर के बिजनेस पे कंट्रोल बहुत कम है, लेस है ही नहीं। मान लो भैया, क्या ये रिस्की है? हाँ भैया रिस्की तो है, ये तो वेरी रिस्की है। कल को पैसा आया तो ठीक, कल को नहीं आया तो ये तो गले पे आ जाएंगे सर, गेट पे खड़े हो जाएंगे सर। तो भाई ये तो रिस्की है। लेकिन भैया क्या ये कॉस्टली है? नहीं। याद रखना, डिबेंचर इज अ चीपर फंड, सस्ते में मिल जाते हैं आपको। अब तुम पूछेगा भैया कैसे सस्ते में मिल जाते हैं? हाँ, क्योंकि देखो अगर आप कल को लोन लेने जाओ ना, आजकल आपको पता है ईएमआई कितने इजी हो गए हैं। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, जैसे आप लोग के लेवल पे आप लोग ईएमआई लेते हो, कल को कंपनी को भी लोन चाहिए ना, सस्ता रेट पे लोन मिल जाता है। आजकल फाइनेंशियली इंटरमीडिएरीज भी है, एनबीएफसी आपने नाम सुना होगा, जो पैसा देने के लिए बैठे हैं, इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, आपने शार्क टैंक भी देखा होगा, शार्क टैंक पे भी तुमने ये सब वर्ड सुना होगा, इक्विटी, डेट। इसीलिए मैं बोलता हूं शार्क टैंक देखा करो, और कोशिश करो यूएसए वाला जो शार्क टैंक है ना वो देखा करो, उसमें आप ज्यादा सीखोगे। ठीक है, तो भैया डेट के पैसा मिल जाता है बाहर से, तो ये सस्ता है, लेकिन क्या ये रिस्की है? हाँ भैया। क्या इस टाइप के लोगों को आप बिजनेस का कंट्रोल दोगे? नहीं भैया। तो भैया एक बात बताओ, तो पहला डेट आ गया। डेट मतलब डिवेंचर या बैंक टर्म लोन। रिवाइज करिए, ये इंटरेस्ट है, इस पे कंट्रोल क्या है भैया? कंट्रोल बिजनेस का नहीं देंगे। नहीं नहीं बाबा नहीं देंगे, तुम बहुत बदमाश आदमी है, नहीं देंगे। क्या तुम रिस्की है? हाँ भैया बहुत रिस्की है। आज पैसा है तो ठीक है, कल पैसा नहीं है तब तो दिक्कत हो जाएगा भैया, इन लोगों को तो पेमेंट करना ही है, पैसा हो चाहे ना हो। क्या भैया ये कॉस्टली है? नहीं भैया, ये लो कॉस्ट में आते हैं। अच्छा, दूसरे टाइप से जहां से आप पैसा उठा सकते हैं एज अ बिजनेस, उनको बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर नाम में ही प्रेफरेंस है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, नाम में ही प्रेफरेंस है सर, नाम में ही प्रेफरेंस है सर, नाम में ही प्रेफरेंस है। भैया आप ये वर्ड 3 बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम में प्रेफरेंस का मतलब तो कुछ होता होगा। जैसे एक बात बताओ, डिबेंचर, अगर आप डिबेंचर से पैसा लेते हो तो आपको क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। अगर आप प्रेफरेंस से पैसा लोगे ना सर, तो आपको इनको फिक्स डिविडेंड देना पड़ेगा। इनको डिविडेंड देना पड़ेगा सर। लेकिन हां एक बात, प्रेफरेंस शेयर 2 टाइप के होते हैं, आप बचपन में मम्मी ने आपको सिखाया होगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और अनक्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? वो बोलता है इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो इस साल का और अगले साल का दोनों एक साथ मिला के दे देना। ये डिबेंचर से अच्छे वाले दोस्त है। क्यूमुलेटिव, अगर अनक्यूमुलेटिव है तो नहीं भैया, वो फिर वैसा ही है, प्रॉफिट हो लॉस हो तुम्हारा मतलब है भाई, मेरे को तो मेरा डिविडेंड दे दो, मेरे को मेरा डिविडेंड दे दो भाई, हमको इस सबसे मतलब नहीं है। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है, क्यूमुलेटिव मतलब जमा हुआ, एक्यूमुलेटेड, तो वो क्या बोलते हैं, ठीक है आपके 2023 में प्रॉफिट नहीं हुए कोई बात नहीं, 2024 में जब प्रॉफिट होगा ना तो 2023 का पैसा और 2024 का पैसा, दोनों पैसा मेरे को दे दीजिएगा। तो भाई ये तो चलो अच्छा है। तो क्यूमुलेटिव वालों को क्या तुम डिसीजन मेकिंग में शामिल करेगा? हाँ या ना बोल। क्यूमुलेटिव वालों को क्या तुम डिसीजन मेकिंग में शामिल करेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि भैया वो हमारे बुरे टाइम में साथ दे रहे हैं, तो उनको थोड़ा बिजनेस का,
उनको थोड़ा बिजनेस का कंट्रोल हम मॉडरेट देंगे या मीडियम देंगे, मॉडरेट देंगे या मीडियम देंगे। लेकिन भैया क्या ये रिस्की है? नहीं भैया, अगर साल में 1-2 साल लॉस भी हुआ ना तो वो रुक जाते हैं। क्यूमुलेटिव वाले, नॉन क्यूमुलेटिव वाले नहीं। नॉन क्यूमुलेटिव वाले है प्रेफरेंस, लेकिन बिहेव करते डिबेंचर की तरह ही, ठीक है। लेकिन जनरली प्रेफरेंस शेयर एफएम में क्यूमुलेटिव होते हैं, तो मैं क्यूमुलेटिव लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो भैया चलो, क्या ये रिस्की होते हैं भैया? नहीं भैया, ये समझते हैं प्रॉफिट होगा तो मांगेंगे, लॉस होगा तो भैया नहीं मांगेंगे, बोलते हैं जब प्रॉफिट हो तो एक साथ दे देना। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज है, आपको पता है, मैं एक राज का बात बताता हूं आपको। इधर आओ, मेरे पास आओ। ये क्यूमुलेटिव वाले लोग ही आगे चल के इक्विटी बन जाते हैं। अच्छा, हाँ एकदम, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वाले ही आगे चलकर इक्विटी शेयर होल्डर बन जाते हैं। वो बोलते हैं भाई हम बहुत तुम्हारे दुख सुख में साथ दे दिए, अब तो मैं भी इक्विटी शेयर होल्डर बनूंगा। तो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर में। कौन? प्रेफरेंस शेयर वाले, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वाले। नॉन क्यूमुलेटिव तो भाई वो तो पैसा डिविडेंड लेके जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे। ओके भैया, चलो आगे बढ़ो फिर एकदम। तो मेरे साथ बताओ, जल्दी जल्दी चलो चलो मेरे रॉकस्टार्स, चलो जल्दी आ जाओ, इधर आओ। कंट्रोल क्या है? मीडियम होंगे, क्योंकि भैया अगर दुख सुख में साथ दे रहे तो इनको बिजनेस का थोड़ा कंट्रोल तो देना चाहिए। मॉडरेट, ठीक है। रिस्की भैया मॉडरेट, कॉस्ट भी मॉडरेट, भैया ज्यादा महंगा नहीं है या ज्यादा सस्ता भी नहीं है, ठीक है, एवरेज है, मॉडरेट है, प्रेफरेंस, ठीक है। देखो बेटा, डिबेंचर का पेमेंट होता है इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे तुम लोग बचपन में पढ़ता होगा 10% डिबेंचर लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है बोल? डिबेंचर के आगे जो ये लिखा रहता है ना, ये इंटरेस्ट पेमेंट है। मतलब ऐसे अगर लिखा रहे 10% डिबेंचर 1000, मतलब 1000 रुपीज लेने पे आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा सर? 10%। प्रेफरेंस पे भी लिखा रहता है सर, प्रेफरेंस का भी रेट फिक्स होता है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, मतलब आपने प्रेफरेंस शेयर से 2 लाख रुपीस लिया है, जिसके ऊपर आपको कॉस्ट कितना देना है? 15% देना है। तो मतलब मैं देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए। मान लो डिबेंचर में लिखा है 10%, प्रेफरेंस में लिखा है मान लो 15%। तो भैया ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब डेट और प्रेफरेंस का फिक्स्ड रेट ऑफ पेमेंट है जो बिजनेस को देना है, क्योंकि बिजनेस ने क्योंकि जल्दी आ जाओ, बिजनेस ने इनसे पैसे लिए हैं। तो बिजनेस, जैसे मान लो अगर डेट से पैसे लिए तो 10%, अच्छा इसको इंग्लिश में बोलो तो पैसे लिए हैं मतलब कैपिटल। तो अगर बिजनेस ने डिबेंचर से कैपिटल लिया है तो ये 10% बिजनेस को देना पड़ेगा। तो ये 10% बिजनेस का क्या है? कॉस्ट। इसीलिए एक चैप्टर बनता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बनता है सर? कॉस्ट ऑफ। ये पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में। लेकिन क्या होता है, बच्चों को रटवा दिया जाता है, भाई ये नाम है तुम ये रट लो। भाई रटना नहीं है चीजों को समझना है। अगर बिजनेस ने प्रेफरेंस शेयर से पैसा लिया, मान लो अच्छा एक ऐसे करो, 1000 करोड़ में मान लो 300 करोड़ डेट से लिया, तो 300 करोड़ पे 10% बिजनेस को डेटर्स को डिबेंचर्स को देना है। फिर मान लो 500 करोड़ प्रेफरेंस से लिए, 1000 में से 500 करोड़ प्रेफरेंस से लिए, तो 500 में से 15% हमको बिजनेस को, एज अ बिजनेस आई हैव टू पे 15% टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जी भैया वेरी गुड। तो यही चीज को बोला जाता है कैपिटल लेने का कॉस्ट। डेट से कैपिटल लेंगे तो उसके साथ एक कॉस्ट आएगा, प्रेफरेंस से पैसा लेंगे तो उसके साथ एक कॉस्ट आएगा, इक्विटी से पैसा लेंगे तो उसके साथ भी एक कॉस्ट आएगा। भैया डिबेंचर में तो रेट है, प्रेफरेंस में भी रेट है, इक्विटी में क्यों रेट नहीं है भैया? क्योंकि आपने पढ़ा है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। आर द जल्दी बोल। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले का फिक्स्ड रेट ऑफ पेमेंट या डिविडेंड होता ही नहीं है। आओ मैं दिखाता हूं, इधर आओ। याद करो हम लोग पढ़ रहे थे, महिंद्रा ने क्या किया था? ईवी कार सेल किया था। उसमें से आपने पहले क्या माइनस किया?
उसमें से पहले आपने माइनस किया ऑपरेटिंग कॉस्ट। जी भैया पहले हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर लिया, उसमें से आपने फिर क्या माइनस किया, उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। अभी मैंने दोनों ऑपरेटिंग कॉस्ट में लिखा है। अच्छा, उसके बाद अपनी इस आंसर को क्या बोला, उसके बाद अपने इस आंसर को बोला सर ये तो मेरा ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब ये अर्निंग में ना तो मैंने इंटरेस्ट का पैसा दिया है, ना तो मैंने टैक्स का पैसा दिया है, ना तो मैंने डिविडेंड का पैसा दिया है। तो एक बात बताओ, ये अर्निंग है, चल जल्दी आ जा, कम ऑन फोकस, ये अर्निंग है। इस अर्निंग में सबसे पहले डिबेंचर से पैसा लिए थे ना, 10% देना था, 10% दो। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना था, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दो। हमारी निर्मला सीतारमण जी है जिसके लिए हम लोग कमाते हैं, उनको भी तो टैक्स देना है, तो इसमें से वो टैक्स भी दो। अब देखो इस अर्निंग में से पहले डिबेंचर का, देख ध्यान से, पहले डिबेंचर वाला इंटरेस्ट गया, प्रेफरेंस वाला डिविडेंड गया, और निर्मला सीतारमण जी को हमने क्या दिया, टैक्स दिया। अब जो घर में बचा वो पफेस है। क्या है पफेस है, पफेस का फुल फॉर्म बताइए, आपको क्या लगता है? इधर आओ मेरे पास। पफेस का फुल फॉर्म प्रॉफिट अवेलेबल फॉर, अरे राजा बोलो, इक्विटी शेयर होल्डर्स। हां भैया, डिबेंचर को तो पैसा दे दिए, प्रेफरेंस से जो कैपिटल लिए थे उसको पैसा दे दिए, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिए, तो सब देने के बाद जो बच्चा है मेरे पास, जो बचा हुआ पैसा है वो किसका पैसा है? मालिक का पैसा है। और बचपन में तुम मालिक को क्या बोलता था? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। इसीलिए ये जो पैसा है, इक्विटी शेयर होल्डर बोलेगा सड्डा हक, एथे रख सड्डा हक। तो भाई ये इक्विटी शेयर होल्डर का हक है, जो इक्विटी शेयर होल्डर मांगेगा। ये प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि जिनको जो पेमेंट देना था वो तो दे दिया गया है। हाँ भैया, अब एक बात बताओ, अब बात सुनो। ये महिंद्रा का पफेस है, किसका है? महिंद्रा का। हम लोग महिंद्रा का कर रहे थे सर, ये महिंद्रा का पफेस है। अब महिंद्रा डिसाइड करेगा, ओके, ठीक है, चलो डिसाइड करते हैं। मेरे पास इतना पैसा बचा हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर को देने का, क्या पूरा ब्लू है पानी पानी कर दे? क्या पूरा ब्लू है पानी पानी कर दे? पूरा बांट दे? कल को अगर पूरा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर में बांट दोगे ना, तो ये पैसा, ये शेयर होल्डर जाके पैसा क्या करेंगे पता है? बैंक में एफडी करवा लेंगे, घर में रख लेंगे, खर्च कर देंगे। अरे बिजनेस कैसे एक्सपेंड करेगा? बिजनेस को भी तो एक्सपेंशन चाहिए। कल को अगर मान लो रिलायंस, मान लो मैं आपको पूरा, अभी आपको रिलायंस के वेबसाइट पे जाके मैं आपको शो करूंगा, अभी जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करूंगा, रियल लाइफ से दिखाऊंगा। मैं अभी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके दिखाऊंगा, कंपनी के बैलेंस शीट दिखाऊंगा, और फिर आपको बताऊंगा कि जो पढ़ रहे हो वो सच में मैं आपको दिखाऊंगा, सो दैट तुम थ्योरी से प्रैक्टिकल को कनेक्ट कर पाओ। तुम खुद बताओ, अगर महिंद्रा जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर कौन? मालिक। तो मालिक के लिए जो प्रॉफिट लास्ट में बचा है, क्या ये सब मालिक में बांट देगा? बिजनेस क्या ये सब मालिक में बांट देगा? नहीं। तो बिजनेस एक्सपैंड कैसे करेगा? तो इसमें से कुछ डिविडेंड दे देगा और कुछ रिटेन्ड अर्निंग करेगा, कुछ पैसा अपने पास ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा। आपको पता है एप्पल कंपनी, आप सब एप्पल का फोन चलाते हो ना, एप्पल का फोन, एप्पल कंपनी आज तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। क्या बात करते हैं भैया? हां, कर लो बात, आप देख लो गूगल में। आज तक एप्पल कंपनी ने 1 रुपया भी एज अ डिविडेंड नहीं बांटा है। वो सारा का सारा पैसा, मतलब जो पफेस में बचता है ना, वो सारा का सारा क्या कर लेता पता है? रिटेन अर्निंग। वो डिविडेंड देता ही नहीं है। तो भैया शेयर होल्डर को दुखी नहीं मिलता? शेयर होल्डर क्या खुश होते हैं? नहीं। लेकिन हां, शेयर होल्डर खुश है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर का वेल्थ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक बात बताओ,
अगर ये सारा पैसा एप्पल कंपनी अपने पास ही रख दे, एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर दे, कहां पे? एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर दे, तो क्या होगा पता है? कंपनी का मार्केट में शेयर का भाव, वेलकम टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, शेयर का भाव क्या होगा? सेंसेक्स पे, इंडियन कंपनी का बात हो रहा है, एप्पल थोड़ी सेंसेक्स पे आएगा रे बाबा। अगर मान लो रिलायंस ज्यादा रिटेन अर्निंग करे, जो करता है, ठीक है, तो इससे कंपनी का शेयर का भाव क्या होगा? बढ़ेगा। यूएस में एप्पल का शेयर का भाव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इससे शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ रहा है। कल का अगर वो शेयर बेच देंगे ना, मार्केट में जितना शेयर का प्राइस चल रहा है उतना पैसा निकल के लेके निकल जाएंगे। तो कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो वेल्थ को देखते हैं, कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो अर्निंग पे देखते हैं। मैं इस पे पूरे कॉन्सेप्ट है भाई, इस पे भाई मेरा बच्चा लोग, मेरा मुन्ना लोग, मेरा गोगा लोग, इस पे पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा बात करेंगे। आपको फिनेंस फील करवा दूंगा, गारंटी है मेरा। तो आप बात को ध्यान से समझो। हाँ भैया, तो भैया परफेक्स का कुछ हिस्सा डिविडेंड में दे देंगे, ठीक है, और कुछ हिस्सा रिटेन अर्निंग कर लेंगे। बिजनेस क्या करेगा? शेयर होल्डर को कुछ पैसा दे देगा, कुछ पैसा अपने बिजनेस में लगा देगा। और जैसे मैंने बोला, कोई कोई कंपनी तो पैसा देता भी नहीं है सर, सारा का सारा पैसा रिटेन अर्निंग कर लेता। तो देख एक बात बताओ, तो इक्विटी शेयर होल्डर का, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर में यहां पे कोई रेट लिखा नहीं रहता, कोई रेट लिखा नहीं रहता, क्योंकि इनका एक्सपेक्टेशंस पे अर्निंग डिपेंड करता है। कभी ज्यादा मिलेगा, कभी कम मिलेगा, तो इनका जो अर्निंग्स है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। इसीलिए देखो मैंने नोट में भी लिखा है, डिवेंचर एंड प्रेफरेंस हैज अ फिक्स रेट बट इक्विटी शेयर होल्डर डिजायर्ड रिटर्न क्या? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। फ्लक्चुएट, ठीक है। डिजायर रिटर्न क्या होगा सर? फ्लक्चुएट करेगा। डिजायर रिटर्न फ्लक्चुएट करेगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, अगर अभी तक तुमने एक एक चीज सुना होगा ना, तुम चीजों को फील करना स्टार्ट कर दिया होगा। एक बार जो पढ़े एक बार उसको रिवाइज करते हैं। आ जाओ रिवाइज करते हैं एक बार, चलो जो पढ़े उसको रिवाइज करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। प्रमोटर एक आइडिया लेके आया, महिंद्रा का एग्जांपल लेते हैं। बोला चलो हम लोग टेस्ला को कंपीट करेंगे, टेस्ला के साथ हम लोग ईवी कार्स लॉन्च करते हैं। क्या कार्स लॉन्च करते हैं? ईवी कार्स। तो ओके चलो ईवी कार्स लॉन्च करते हैं। अब ईवी कार्स जब लॉन्च किया तो भैया ईवी कार्स को लॉन्च करने के लिए 1000 करोड़ लगेगा कम से कम। अब ये 1000 करोड़, पहला बात, पैसा आएगा कहां से और पैसा जाएगा कहां पे? एक बार फिर से मेरे साथ कम ऑन बच्चा लोग, पैसा आएगा कहां से, पैसा जाएगा कहां पे? समझ में आया? पैसा आएगा कहां से? सोर्सेस ऑफ फंड। पैसा जाएगा कहां पे? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। कम ऑन, पैसा आएगा कहां से? सोर्सेस ऑफ फंड। पैसा जाएगा कहां पे? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। समझ में आया? अच्छा भैया, ओके। तो भैया फंड बिजनेस मेनली 2 जगह पे पहले अप्लाई करता है। पहले क्या? पहले फिक्स्ड एसेट एक्वायर करेगा, फिर वर्किंग कैपिटल। भैया आप ना रटवा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, इधर आओ। बचपन में आप ये बैलेंस शीट ऐसे बनाते थे, याद है? जब आप हाफ पैंट पहन के घुमा करते थे। हाँ भैया। अच्छा यहां पे आप लाइबिलिटीज लिखते थे, याद है? और यहां पे आप एसेट्स लिखते थे, याद है? हाँ भैया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 1000 करोड़ है ये बिजनेस का क्या है? कैपिटल है। आपने अपने लाइफ का पहला जर्नल एंट्री क्या सीखा था? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। और उसका जर्नल एंट्री क्या लिखा था आपने? याद करो कि बिजनेस के पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या अकाउंट? जल्दी बोल। कैपिटल अकाउंट। हाँ भैया यादें ताजा हो गई। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये 1000 करोड़ अगर इनसे उठाओगे, बिजनेस अगर 1000 करोड़ इन तीनों से उठाता है, तो इस 1000 करोड़ को बिजनेस क्या नाम देगा? कैपिटल। और याद कर, कैपिटल तुम कहां पे बिठाता था? लाइबिलिटी में। हाँ भैया 1000 करोड़ तो मेरा लाइबिलिटी है। अब इसी 1000 करोड़ से तुम क्या करेगा? एसेट्स खरीदेगा, फिक्स एसेट्स लेगा, करंट एसेट्स में लगाएगा, राइट। और यहां पे करंट लाइबिलिटी होता था, तो CA माइनस CL इज योर व्हाट? ओ शिट, यस भैया ये तो दिख रहा है कि कैपिटल आया लाइबिलिटी में, उसी कैपिटल से पैसा हमने फिक्स एसेट में लगाया, उसी पैसे से हमने पैसा
करंट एसेट्स में लगाया, कुछ करंट लाइबिलिटीज भी थे, उसको सेट ऑफ करके वर्किंग कैपिटल आया। तो ये काम मैं आपको कुछ नया नहीं सिखा रहा, आप पहले से जानते हो ये सब, आप पहले से जानते हो ये सब। यस भैया, इसीलिए मैं आपको एफएम सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, लिटरली मैं आपको वेबसाइट पे ले जाके दिखाऊंगा कि आप जो पढ़ रहे हो ये लिटरली देखो। कल को जब आप सीए बनोगे, आप बिग फोर में जाओगे, आपका सबसे बड़ा मेन गोल क्या है? बिग फोर, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, केपीएमजी एंड ईवाई। मतलब स्टार्टर के लिए तो बिग फोर सही है। तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे इंटरव्यू में, ऐसे बैलेंस शीट दे देगा, बताओ, तो आप क्या बोलोगे? बैलेंस शीट है। अबे उसको कमेंट करना पड़ेगा कि तुमको बैलेंस शीट देखकर क्या लगता है, तुम क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, कंपनी का हेल्थ कैसा है। बैलेंस शीट इज अ इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन का इंडिकेटर है बैलेंस शीट। इससे पता चलता है, जैसे हमारे बॉडी में कोई दिक्कत होगा तो ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, तो बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ी है कि नहीं, उसके लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, एफएसए, कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। और ऑडिटर साहब आते हैं, आप लोग आएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेंगे और बताएंगे कि कंपनी में सब कुछ ठीक है या नहीं। हर एक चीज कॉन्सेप्ट है। आज के बाद से मेरे क्लास में मैं गारंटी देता हूं, एफएमएसएम में मैं गारंटी दे रहा हूं 90 एबव आपका आएगा। अगर, हां, कंडीशन यह है अगर तुमने अच्छे से कॉन्सेप्ट से पढ़ लिया, रट्टाफिकेशन का भाई स्पेस नहीं है यहां पे। तो अब तुम मेरे को बताओ, ये चीज तो मैंने यहीं पे लिखा है ना कि अगर बिजनेस के पास पैसा आ गया तो बिजनेस ये पैसा, ये फंड कहां पे अप्लाई करेगा? तो भैया सबसे पहले फिक्स एसेट ले लिया, फिर कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल में डाल दिया। वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को डे टू डे चलाने का खर्चा। मैं रिवाइज करवा रहा हूं अभी आपको, ठीक है। अच्छा, स्टॉक, कैश, डेटर, करंट एसेट, क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी, इससे इसको माइनस करेंगे, वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। बिजनेस को डे टू डे चलाने का खर्चा पता रहना चाहिए, ठीक है। सेल्स हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, इससे आप माइनस करोगे ये सब। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, राइट। अच्छा, उसके बाद हर एक चीज को पोस्टमार्टम एनालिसिस करो, पोस्टमार्टम एनालिसिस करिए। पैसा कहां से ले सकते हैं भैया? डेट से ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर से ले सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर से ले सकते हैं। भैया डेट पैसा लेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो वो पैसा लेगा ही लेगा भैया, तो कंट्रोल लेस है, रिस्क बहुत हाई है, कॉस्ट बहुत लो है। इसका बताओ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भैया अगर क्यूमुलेटिव है तो भैया वो प्रॉफिट होता है तब लेगा, लॉस होता है तो वो पैसा नहीं लेता है। तो भैया इसको क्या कंट्रोल देंगे? वोटिंग पावर देंगे, मॉडरेट देंगे, मीडियम देंगे। भैया ये रिस्की भी मीडियम है, कॉस्ट भी मीडियम है, डेट से महंगा है, इक्विटी से सस्ता है। बोलो बोलो, डेट से महंगा है, इक्विटी से सस्ता है। ओके, अच्छा इक्विटी में आ जाओ। इक्विटी में देखो क्या है भाई, इक्विटी में भाई ये तो ओनर्स है। अरे भाई ये तो ओनर्स है, पूरा बिजनेस पे इनका कंट्रोल क्या है भैया? हाई है। क्या रिस्क है? बिजनेस के लिए रिस्क नहीं है। एक बात बताओ, कल को अगर रिलायंस का कोई इन्वेस्टमेंट डूबेगा, अंबानी जी को फर्क नहीं पड़ेगा सर। शेयर होल्डर जिनका पैसा रिलायंस में लगा है उनको फर्क पड़ेगा। तो बिजनेस के लिए रिस्की नहीं है ये, क्योंकि पैसा डूबेगा। और आपने बचपन में पढ़ा है मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। जल्दी, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो एक बात बताओ कि भैया कल को अगर शेयर डूब रहा है तो शेयर होल्डर का नुकसान है, लॉस हो रहा है तो शेयर होल्डर का नुकसान है। बिजनेस का, ऑफ कोर्स बिजनेस का गुडविल घटेगा भाई, ऑफ कोर्स, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रमोटर का या मालिक का बैंक अकाउंट पे असर नहीं पड़ रहा, शेयर होल्डर का बैंक अकाउंट पे असर पड़ रहा है। तो भैया रिस्की नहीं है। अच्छा, क्या कॉस्ट बहुत है? हां भैया, डिबेंचर में कॉस्ट क्या था? देख बेटा, लो था। प्रेफरेंस में कॉस्ट मॉडरेट या मीडियम था, लेकिन इक्विटी में कॉस्ट हाई है। देख लो, आप देख सकते हो इक्विटी में कॉस्ट क्या है, इक्विटी में कॉस्ट हाई है। समझ रहे हैं? यहां पे क्या है? मीडियम है, वहां पे क्या है? लो है। भैया कॉस्ट हाई क्यों है भैया? क्योंकि अगर मान लो आपने शार्क टैंक देखा होगा, अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बोला मुझे तुम्हारा 5% इक्विटी चाहिए, मतलब 5% कंपनी का हिस्सा मांग रहा हूं भाई, तो क्या तुमको महंगा नहीं लगता? ये इक्विटी इज एक्सपेंसिव।
क्यों भैया? वो रिस्क भी तो उठाता है, वो तो पूरा रिस्क भी उठा रहा है ना। लॉस होगा तो 1 रुपया आपसे मांगने नहीं आएगा, लॉस होगा तो आपसे 1 रुपया मांगने नहीं आएगा सर। लेकिन प्रॉफिट होगा तो उसका भी तो डिजायर रेट ऑफ रिटर्न है, IRR बोलेंगे, कैपिटल बजटिंग में से। ये बहुत सब खतरनाक खतरनाक चैप्टर्स, ठीक है, सब बताएंगे और सब लड्डू है, एकदम लड्डू गोपाल चैप्टर, एकदम हमारे लड्डू गोपाल जैसे चैप्टर्स। मैं सब आपके कंटेंट में करवा दूंगा, सब इजी करवा दूंगा, आप सिर्फ देखते रहो, ठीक है। इधर आओ। तो भैया अब एक बार रिवीजन हो गया। अच्छा एक बार ये भी बता दूं, ये जो पैसा बचा ये किसके लिए बचा? आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड देने के बाद ये पैसा किसके लिए बचा? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बचा। ओके भैया, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा आ जाओ, उसके बाद बताओ, उसके बाद इस पैसा में से कुछ पार्ट डिविडेंड दे देंगे, कुछ पार्ट बिजनेस अपने पास रिटेन अर्निंग रख लेता है। तो भैया इक्विटी शेयर होल्डर के पास मतलब क्या हुआ? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग, ठीक है भैया। चलो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन मुझे यहां पे एक दिक्कत है आपसे। भैया क्या दिक्कत है बताओ? एक दिक्कत तो है भैया, एक दिक्कत है मेरे को। क्या दिक्कत है? सुनो, दिक्कत यह है, आपको मैंने अभी तक पूरा एफएम का कॉन्सेप्ट तो दिया, लेकिन आपने क्या एक चीज नोटिस किया? क्या भैया? एफएम पूरा 3 डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या? पहला, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, पहला, पैसा लगाना कहां है? समझ में आया? इन्वेस्टिंग। पैसा लेना कहां से है? फिनेंसिंग। और पैसा जो बचा है उसमें से कितना डिविडेंड देना है और कितना पैसा रखना है? डिविडेंड डिसीजन। एक बार फिर से, एक बार कम ऑन। इन्वेस्टिंग, पैसा लगाना कहां है? इन्वेस्टिंग डिसीजन। पैसा उठाना कहां से है? फिनेंसिंग डिसीजन। और कितना डिविडेंड दे और कितना डिविडेंड रख ले? डिविडेंड डिसीजन। ये पूरा एफएम 3 पिलर्स में खड़ा है, सिर्फ 3 पिलर्स में। चौथा पिलर कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप बोलोगे 3 पिलर्स ऑफ एफएम, तो भाइयों बहनों मैं तुमको 3 पिलर्स एफएम का होता है। पूरा एफएम में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू हैव टू टेक 3 डिसीजंस। क्या क्या 3 डिसीजन? पहला, पैसा लगाओगे कहां, पैसा लोगे कहां से, और डिविडेंड देना है या नहीं। इसीलिए देखो पूरा एफएम 3 डिसीजन का बात करता है। इन्वेस्टिंग डिसीजन, फिनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ओ माय गॉड। और आपको पता है आपके पूरे एफएम में 10 चैप्टर्स है, और ये 10 चैप्टर इन तीनों डिसीजन के ऊपर ही है। क्या बोल रहे हो भैया? एकदम मैं सही बोल रहा हूं। इन्वेस्टिंग डिसीजन के ऊपर चैप्टर्स है, फिनेंसिंग डिसीजन के ऊपर चैप्टर्स है। भैया हम नहीं मानते। अच्छा नहीं मानते? इधर आओ, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये देखो सर, आप देख लो सर, ये सब मैनेजमेंट ऑफ, देखो रिसीवेबल, वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस, सर ये सब, ये देखो सर, ये है, ये डिविडेंड डिसीजन। अच्छा भैया, ओ माय गॉड, ये जो तीसरा नंबर डिसीजन था, हां अच्छा, ये वाला 7, 8, 9 ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, और ये वाले सारे चैप्टर्स ये फिनेंसिंग डिसीजन है। फिनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और डिसीजन, डिविडेंड। मतलब भैया ये 3 डिसीजन में हमारे पूरे एफएम के सिलेबस है। यस, और यही चीज आपको बेस में बताया नहीं जाता, यही चीज आपको बेस में पढ़ाया नहीं जाता। आप सीधा चैप्टर से स्टार्ट कर देते हो और गोविंदाय नमो नमः, खत्म, टाटा बाय बाय। आलू डालोगे सोना निकलेगा, आलू डालोगे सोना निकलेगा। अरे भाई पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो। पूरे एफएम में 3 डिसीजन है, और ये तीनों डिसीजन के ऊपर ही चैप्टर्स है। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो सर।
तो भाई आप मेरा बात को ध्यान से समझो। तो ये 3 डिसीजन आपको मैंने बताया। क्या इस पेज में जितना है एक बार आप गो थ्रू करिए, कम ऑन गो थ्रू करिए, पेजेस में जितना कुछ है आप एक बार फटाफट से गो थ्रू करिएगा, गो थ्रू, जल्दी जल्दी गो थ्रू करिए। क्या मेरे बच्चों को सब कुछ समझ आया है? क्या मेरा बच्चा लोग सब कुछ समझा है? हाँ भैया सब कुछ समझा है, वेरी गुड बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब मैं आता हूं आपका, अच्छा एक बात बताओ, ये सारा काम करता कौन है? ये लो पूछ लो, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आप डिसाइड करोगे पैसा उठाना किससे है, ज्यादा इक्विटी से उठाए, ज्यादा प्रेफरेंस से उठाए या ज्यादा डेट से उठाए। आप डिसाइड करोगे कितना पैसा फिक्स एसेट में लगना चाहिए, कितना पैसा वर्किंग कैपिटल में लगना चाहिए। आप डिसाइड करोगे कि डिविडेंड कितना देना है और कितना रिटेन अर्निंग करना है। एज अ फाइनेंस मैनेजर, सीएफओ, आप डिसाइड करोगे एज अ सीएफओ। अरे सीएफओ कौन बनता है आपको पता है? अमन गुप्ता बोट, वो सीओओ है वैसे तो, ठीक है, लेकिन भाई उनका बहुत बड़ा योगदान है फिनेंस में भी। ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बात को समझिए, हमारे बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक, ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप एक बहुत बड़े नोबल प्रोफेशन में हो, आपको यह समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, आपको यह समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब आप मेरे को एक बात बताओ, सर ध्यान से सुनो सर, बहुत ध्यान से। फिनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? तो भाई फिनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। फिर से बोलो, पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। भैया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होता है लॉन्ग टर्म और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं शॉर्ट टर्म। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लॉन्ग टर्म और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं शॉर्ट टर्म। वेरी गुड। अब मेरे को एक बात बताओ, जब तुम अपना मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे डिपेंड करना चाहता है, किस पे डिपेंड करना चाहता है सर? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे तुम डिपेंड करना चाहता है। तुम चाहता है कि तुम्हारा शेयर प्राइस मैक्सिमम हो। अच्छा, जब मार्केट में तुम देख भाई, 2 बात को समझ। एक कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तुम किस पे जाना पसंद करेगा? तुम हमेशा जाना चाहेगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे, क्योंकि वेल्थ बहुत सारा प्रॉफिट को मिला के तुम एक वेल्थ को बनाता है, बहुत सारा प्रॉफिट को मिला के वेल्थ जनरेट होता है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हर कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सर प्रॉफिट कभी हुआ कभी नहीं हुआ, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, ये चलता रहता है, लेकिन हर कंपनी को वेल्थ बनाना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। आज अगर तुम टाटा का नाम देखता है, टाटा नमक, देश का नमक, ऐसा इमोशनल टैगलाइन ये लोग जोड़ा, टाटा नमक। टाटा नाम सुन के तुमको एक रिलायंस आता है, रिलायंस मतलब रिलायंस नहीं, भरोसा, ठीक है, ट्रस्ट। तुम देखेगा जहां पे तुम टाटा दिखा मिलेगा तुमको, टाटा, जहां पे तुमको टाटा का वर्ड दिखा मिलेगा, तुमको लगेगा अरे यार ये तो ट्रस्टफुल है, इस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट किया जा सकता है। बिकॉज टाटा ने वो गुडविल बनाया है, टाटा ने वो नाम बनाया है, टाटा ने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका क्या है? क्रिएशन ऑफ वेल्थ। जब तुम क्रिएशन ऑफ वेल्थ बोलेगा मतलब एमपीएस का बात हो रहा है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर प्राइस, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। लेकिन तुम साल भर का प्रॉफिट को अगर तुम देखना चाहता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड होना, वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम लोग सब जगह इस कंपनी का नाम देखा होगा, जूडियो। तुमको पता है जूडियो टाटा का है, जूडियो टाटा का है, लेकिन वहां पे कहीं पे टाटा लिखा नहीं है, क्योंकि जूडियो का क्वालिटी आप लोग को भी पता है। टाटा का है जूडियो, लेकिन क्वालिटी आपको भी पता है जूडियो का क्वालिटी। इसलिए देखिएगा जूडियो के नाम के आसपास कहीं पे भी टाटा लिखा नहीं रहता, टाटा नहीं लिखा रहता।
बात को समझो, यहां पे समझने का इतना इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर तुम अर्निंग पर शेयर बढ़ाना चाहता है तो वो तुम्हारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, और अगर तुम मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे फोकस करना चाहता है तो वो तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। बात को समझ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर तुम अपना पर शेयर पे अर्निंग को डेवलप करना चाहता है तो ये आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन तुम अगर अपना मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ करना चाहता है तो ये तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो, इसको पढ़ो। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड गोल है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ पे ध्यान देते हैं या अपना मार्केट प्राइस, एमपीएस पे, शेयर के मार्केट प्राइस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है सर? मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग और ईपीएस, हम अपने कमाई पे ध्यान देते हैं। सर सुनो, कमाई अगर घट भी गया ना तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगले साल फिर कमा लेंगे, लेकिन अगर गुडविल घट गया, वेल्थ घट गया तो भाई दिक्कत है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मुन्ना बोलो बोलो बोलो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में एमपीएस आता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में ईपीएस आता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में एमपीएस आता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में ईपीएस आता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे आप अर्निंग पे का बात कर रहे हो, अर्निंग को लेकर हम लोग रिस्क ले सकते हैं। हाई रिस्क कैन एक्सेप्टेड टू अर्न हाई रिटर्न। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं तो भैया रिस्क और रिटर्न में एक बैलेंस होना चाहिए। यह नहीं कि तुम रिस्क बहुत ज्यादा ले लो। अच्छा, एक कोर्स भी आता है एफआरएम, यूएस का कोर्स है। सीए के बाद आप सीएफए करते हो, फिर एफआरएम करते हो, उसका कोर्स का नाम ही है फाइनेंशियल रिस्क। आप समझ रहे हो, रिस्क को मैनेज करना। तो अगर आप वेल्थ का सोच रहे हो तो भैया रिस्क और रिटर्न में एक बैलेंस होना चाहिए, ट्रेड ऑफ होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस। ऐसा नहीं पुष्पा की तरह चलेगा, झुकेगा नहीं साला, नहीं, पुष्पा नहीं बनना पड़ेगा। यहां पे जब आप ये हो तो आपको धोनी की तरह सोचना पड़ेगा, यू हैव टू बी काम। और आप यहां पे हो तो आप ऋषभ पंत की तरह शॉट मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिस्क ले सकते हो। गया तो छक्का, नहीं गया तो आउट। तुम देखा है ना ऋषभ पंत को खेलते हुए, अभी टेस्ट का मैच हुआ। तो यहां पे तुमको समझना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। चलो अच्छा, एक बार तो ये आई थिंक आप समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये समझाया है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक टर्म आता है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बोल? नहीं बोलना पड़ेगा तुमको, मेरे साथ बोलना पड़ेगा रे बाबा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये आरओआई क्या है? अच्छा, मान लो यहां पे तुम कितना करोड़ लगाया था? 1000 करोड़। कितना करोड़ लगाया बोलो? 1000 करोड़। 1000 करोड़ लगाने के बाद मान लो तुमने अभी उससे कमाया है 250 करोड़ अभी। तो भैया एक बात बताओ, 2000 करोड़ आपने लगाया, बिजनेस में लगाया, बिजनेस में लगाया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मतलब आपने बिजनेस में ये कैपिटल इंप्लॉयड किया है। 1000 करोड़ लगा के आपने 250 करोड़ कमाया है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना है? 25%। अब इसके लिए तुम लोग को फॉर्मूला रटने का जरूरत, आपको बनिया बनना पड़ेगा रे बाबा, आपको बनिया बनना पड़ेगा। ये मार्वलस चीज है, मार्वलस, आपको समझना पड़ेगा। 1000 करोड़ लगा के 250 करोड़ कमा रहे हैं, इंटू 100, तो भाई 25% का तो रिटर्न्स है, 25%। तो इस 25% को हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन देखो यहां पे तुम 3 दोस्तों से मिलो और तुम लोग मुझे बताएगा अगर मैंने कमाया 25%। अच्छा एक बात बताओ, पैसा कहां से उठाए थे? जल्दी, पैसा इक्विटी से उठाए थे, प्रेफरेंस से उठाए थे, डेट से उठाए थे? एक बार फिर से, इक्विटी से उठाए थे, प्रेफरेंस से उठाए थे, डेट से उठाए थे?
इन तीनों को पैसा लौटाना भी तो पड़ेगा। अरे कमाए हो तो पैसा देना भी तो पड़ेगा। कमाए 25% और देना पड़ा तीनों को मिला के 15%, तो भैया ये इससे क्या होगा? यस, इससे मेरा कंपनी का गुडविल बढ़ेगा। एक बार फिर से, आपने कमाया 25%, लेकिन तीनों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तीनों आ रहा है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, इन तीनों को मिला जुलाकर आपने 15% दिया। मतलब 15% दिया, कमाया 25%, तो भैया आपका वैल्यू ऐड हुआ है। इकोनॉमिक मतलब मॉनिटरी वैल्यू ऐड हुआ है, आपका मार्केट में गुडविल बढ़ा है। तो देखो ये स्माइलिंग फेस है। अगर मान लो आपने 25% कमाया और उनको देना भी 25% पड़ा, तो भैया ये तो नॉर्मल है। इकोनॉमिक्स में इसी को बोलते थे आप ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते थे? ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन फिर भी ठीक है, तो भैया ये अपना स्माइली एकदम नॉर्मल सा दे रहा है, ठीक है। लेकिन भाई मैंने कमाया 25% और देना पड़ गया मुझे कितना परसेंट? 30%। मैंने कमाया 25%, मुझे देना पड़ा 30%, तो भैया इससे मेरा गुडविल भी डिक्रीज होगा। और अगर भैया मार्केट में किसी कंपनी का गुडविल डिक्रीज हो गया ना, तो उसका शेयर का प्राइस तो ऐसे ही घट जाएगा सर। तो डिक्रीज इन गुडविल और डिक्रीज इन एमपीएस, डिक्रीज इन गुडविल एंड डिक्रीज इन एमपीएस। और अगर भैया किसी का 25% कमा रहे हो और देना 15% पड़ रहा है, तो आपका गुडविल भी बढ़ेगा, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कंपनी का एमपीएस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। कंपनी का एमपीएस भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। कंपनी अपना इकोनॉमिक वैल्यू एडेड करेगा। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं ईवीए। क्या बोलते हैं? ईवीए। मतलब भैया इतना कुछ है। ये तो सिर्फ बेटा छोटा सा टीजर था, टीजर। असली मजा एफएम का मेरे साथ आएगा जब हम लोग नेक्स्ट क्लास से पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला चैप्टर होता है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। क्या चैप्टर बोल बेटा? देख, हमारा पहला चैप्टर हमेशा यही होता है, ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस। ये देखो, ईबीआईटी और ईपीएस। अरे पहले तो स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा ना, कितना आप इक्विटी से ले रहे हो, कितना आप डेट से ले रहे हो, कितना आप प्रेफरेंस से ले रहे हो। अरे पहले तो ये स्ट्रक्चर देखेंगे ना, फिर लेवरेज पढ़ेंगे। लेवरेज मतलब होता है रिस्क एनालिसिस, रिस्क कैसा है, ये सब पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या आपको ये चीज समझ आया? तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझना पड़ेगा। भैया आपको समझना पड़ेगा कि भैया इसमें मेरा रिटर्न आरओआई कितना है, या आरओआई कैसे निकालना सीखते हैं, ठीक है। फिर भैया ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे आ रहा है, सीओसी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या क्या है? इसमें इक्विटी भी है, इसमें प्रेफरेंस भी है और इसमें डेट भी है, सॉरी। अब आप देखो यहां पे कैसे इन्वेस्टर का स्माइली फेसेस बन रहा है, ये सब हम सीखेंगे सर। ये सब आपको सीखना है, ये सब आपको समझना है, वरना आप हमेशा क्या करोगे? आप हमेशा एक कंफ्यूजन में रहोगे कि यार मैं पढ़ तो रहा हूं, लेकिन मैं ना रट रहा हूं, मैं चीजों को समझ नहीं रहा। लेकिन यहां पे तुम्हारे संदीप भैया है और मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको एफएमएसएम रटवाऊंगा नहीं, आपको एफएमएसएम समझाऊंगा। ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, ये संदीप भैया का गारंटी है, लिखित में ले लो। इसी के साथ मैं अपना पहला इंट्रोडक्टरी क्लास राजा तुम लोग पे छोड़ता हूं। अब इसको तुम लोग ठीक से देखेगा, समझेगा, कोई डाउट होगा फील फ्री टू रिच। हम आपके सर नहीं है सर, हम आपके भैया है, मैं साथ हूं आपके 24/7। और मैं बोल नहीं रहा, ये लिख लो, मैं साथ हूं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम अपना खत्म करते हैं। बहुत जल्दी मैं आपके साथ मिलता हूं, ठीक है, एट एमसीसी क्लासेस, ठीक है। तो अपना बहुत ध्यान रखे, अपने पापा मम्मी का बहुत ध्यान रखे और खूब सारा पढ़ाई करे। चलिए, राधे राधे।